ओके बेटा, हम लोग पहुंचे क्वेश्चन नंबर 20 में। ये हमारा चैप्टर का नाम है जर्नल। अब ये क्वेश्चन 20 जो है ये टीएस गरेवाल का क्वेश्चन 20 है। अब ये आप लोगों को लिखना है सारा सम्स वाले पेजेस में, सुनते जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 20 में एक दो एंट्रीज थोड़ी हार्ड है, बाकी तब इजी है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। डेट 1। ओके, पहले ओनर का नाम वगैरह देखें, कहीं पे ओनर का नाम नहीं दिया हुआ है, मंथ वगैरह भी नहीं दिया हुआ है। ओनर का नाम क्या है, बिजनेस का नाम क्या है, वो सब बताया हुआ नहीं है, मंथ भी नहीं बताया हुआ है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की हेडिंग में ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग हेडिंग में ऐसे लिखेंगे, जर्नल ऑफ डैश डैश फॉर द मंथ ऑफ डैश डैश। मंथ नहीं बताया हुआ है कौन सा, तो हम लिख देंगे फॉर द मंथ ऑफ डैश डैश। बताया हुआ हो तो लिख दो, नहीं बताया हो तो नहीं लिखा। अब 5 कॉलम बना दिए। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। रुपीज का सिंबल पक्का लगाना। ओके, अब यहाँ पे डेट में हम लोग लिखते हैं 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 1 डेट में लिखा है गुड्स कॉस्टिंग ₹500 गिवन एज चैरिटी। मतलब 500 रुपए के गुड्स हमने दिए एज चैरिटी, तो चैरिटी हमारा एक्सपेंस होता है। इसको चैरिटी अकाउंट डेबिट या डोनेशन अकाउंट डेबिट, दोनों में से कोई भी एक नाम लिखेंगे तो चलेगा, या चैरिटी अकाउंट डेबिट या डोनेशन अकाउंट डेबिट। और गुड्स कॉस्टिंग ₹500, मतलब 500 रुपए के हम लोगों ने गुड्स दे दिए, तो चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज। जब भी जीजीओटीएस की कोई भी ट्रांजेक्शन हो, जब भी जीजीओटीएस की कोई भी ट्रांजेक्शन हो तो पक्का कंपलसरी श्योर परचेज अकाउंट तो क्रेडिट होता ही है। तो यहाँ पे हमारे गुड्स गए, जीजीओटीएस गुड्स गिवन एज चैरिटी, तो जीजीओटीएस में परचेज तो क्रेडिट हो गई। तो चैरिटी हमारा एक्सपेंस है, चैरिटी डेबिट होगा। अमाउंट दी हुई है 500, डेट 1, अमाउंट में 500, ठीक है। अब चैरिटी या डोनेशन हमारा एक्सपेंस होता है, तो चैरिटी और डोनेशन अकाउंट डेबिट, इन दोनों में से कोई भी एक नाम आप लिख सकते हो। टू परचेज मतलब हमारे गुड्स चले गए। जब भी जीजीओटीएस होता है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ जीजीओटीएस। जब भी जीजीओटीएस की कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो परचेज अकाउंट पक्का क्रेडिट होता ही है, ठीक है। तो चैरिटी और डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, चैरिटी और डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज, बीइंग गुड्स given as charity or donation, being goods given as charity or donation 500 rupees। तो 500 रुपए के हम लोगों ने गुड्स दे दिए एज डोनेशन और चैरिटी। अब सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू मयंक ₹1 लाख। हम लोगों ने मयंक को गुड्स बेचे 1 लाख रुपीस के, पेएबल 25% बाय चेक at the time of sale and balance after 30 days of sale। sold goods to Mayank ₹1 लाख, मतलब हमने 1 लाख रुपीस के गुड्स सेल किए मयंक को। sold goods to Mayank 1 लाख, पेएबल 25% by check at the time of sale, मतलब जिस दिन हमने सेल किया उसी दिन 25% अमाउंट हमको मिल गया। बाकी का पैसा and the balance after 30 days, बाकी का पैसा 30 डेज के बाद मिलेगा। तो ये जो 30 डेज के बाद मिलेगा उसका अभी कुछ नहीं करना है। अभी ये 1 लाख हमारे काम का है और 25% जो पैसा हमको चेक से मिला वो हमारे काम का है। मैं एक वर्किंग नोट बना के देता हूँ, वैसे वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है बट अच्छी तरह समझ में आएगा। ये हमारा वर्किंग नोट्स। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा डेट 2। अब 1 लाख रुपीस का हम लोगों ने गुड सेल किया, ये हो जाएगा जो 1 लाख रुपीस का हमने सेल्स किया ये हो जाएगा सेल्स अकाउंट क्रेडिट। जितना हम लोगों ने 1 लाख रुपीस का सेल किया ये हो जाएगा सेल्स अकाउंट क्रेडिट। इस 1 लाख रुपीस में से 25% पैसा हमको मिल गया बाय चेक। तो 1 लाख के मैं 2 पार्ट्स करूंगा, एक 25% जो पैसा हमको चेक से मिल गया और एक 75% पैसा जो बाद में मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 25%, ये पैसा हमको चेक से मिल गया, चेक रिसीव्ड। अब 1 लाख का 25% होता है 25,000, 1 लाख का 25% 25,000 रुपीज होता है, 25,000, ठीक है।
ये पैसा हमको चेक से मिल गया। अगर हमको ये पैसा चेक से मिल गया तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखना, जैसे मैंने थियरी वाले पेजेस में भी आपको सिखाया है बैंक रूल्स या चेक रूल्स, तो एक बात का ध्यान रखना, ये चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है, उसकी अलग से कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं दी हुई है। अगर ये चेक हमको मिला और बैंक में डिपॉजिट करने की अलग से कोई ट्रांजैक्शन दी होगी तो आंसर थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो फिलहाल मैं पढ़ूंगा आगे क्वेश्चन भी, पहले इतना पोर्शन कंप्लीट कर दूं। 1 लाख रुपीस का हमने सेल किया, उसे 25% का चेक मिल गया, मतलब बाकी 75% का चेक हमको नहीं मिला, बाकी 75% अमाउंट हमको मिलना बाकी है। अब जो 75% पैसा हमको मिलना बाकी है, इसमें पार्टी का नाम आएगा। तो क्वेश्चन में जाते हैं, देखते हैं पार्टी का नाम क्या था। पार्टी का नाम था मयंक। क्या नाम है? सोल्ड गुड्स टू मयंक। तो पार्टी का नाम मयंक है। अब बाकी का 75,000 जो है ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो उसमें पार्टी का नाम आना चाहिए, मयंक अकाउंट होना चाहिए डेबिट। मयंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए कितना? 75,000। अब 1 लाख रुपीस का हमने सेल किया, तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, उसे 25,000 का चेक मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 75,000 रुपीज हमको नहीं मिला या बाद में मिलेगा तो वो हो जाएगा मयंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब मैं ये चेक करूंगा कि ये जो हम लोगों को चेक मिला, ये जो हमको चेक मिला, इसको बैंक में डिपॉजिट करने की कोई अलग से एंट्री दी हुई है कि नहीं। ये जो 25,000 रुपीज का हमको चेक मिला, इसको बैंक में डिपॉजिट करने की अलग से कोई एंट्री दी हुई है कि नहीं दी हुई है, वो मैं देखूंगा। सुनते रहो। तो जो हम लोगों को ये चेक मिला 25,000 रुपीज का, देखो आप लोगों में और मेरे में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, सुनो ध्यान से। अगर हमको चेक रिसीव हुआ तो हम लोग चेक करेंगे। अब मैं चेक 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 बहुत बार बोलूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, सर कौन सा चेक? स्पेलिंग देखो। अगर हम लोगों को चेक रिसीव हुआ तो हम लोग ये चेक करेंगे कि इस चेक को बैंक में डिपॉजिट करने की अलग से कोई ट्रांजैक्शन दी हुई है कि नहीं, सेपरेट ट्रांजैक्शन दी हुई है कि नहीं। तो थर्ड डेट में भी मयंक वाला चेक बैंक में डिपॉजिट किया हो, ऐसा थर्ड डेट में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, फिफ्थ में भी नहीं है, सिक्स्थ में भी नहीं है, सेवंथ में भी नहीं है, एट्थ में भी नहीं। तो मयंक वाला चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया कि नहीं, उसके बारे में अलग से कोई एंट्री दी हुई नहीं है। ओके, तो मैं रूल के साथ बताता हूं, यहां पे लिख के देता हूं। सेपरेट ट्रांजैक्शन, रूल सुनना ध्यान से। सेपरेट ट्रांजैक्शन ऑन अ सेपरेट डेट, separate transaction on a separate date for depositing the check of Mayank into the bank is not given. Separate transaction on a separate date for depositing the check of Mayank into the bank is not given. So we should debit क्या? बैंक अकाउंट। So we should debit बैंक अकाउंट। ओके, अब ये हो गया कि मयंक वाली जो चेक था, मयंक वाला, वो बैंक में डिपॉजिट करने के लिए सेपरेट ट्रांजैक्शन ऑन ए सेपरेट डेट इज नॉट गिवन। ओके, तो हम बैंक को बैंक ही बोलेंगे, मतलब डायरेक्टली बैंक अकाउंट ही डेबिट करेंगे। अब इसके थोड़े वेरिएंट देख लेते हैं। अगर ये वाला चेक बैंक में डिपॉजिट करने की अलग से ट्रांजैक्शन दी हो, सेपरेट ट्रांजैक्शन ऑन ए सेपरेट डेट दिया हुआ हो, तो क्या? तो जिस दिन चेक आया उस दिन हम लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, और जिस दिन चेक गया उस दिन हम लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट क्रेडिट। अगर सेपरेट ट्रांजैक्शन हो तो डिपॉजिट करने की, मतलब चेक मिलने की डेट अलग है और डिपॉजिट करने की डेट अलग है। तो जिस दिन चेक आया उस दिन चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, और जिस दिन चेक गया उस दिन चेक इन हैंड अकाउंट क्रेडिट। ये मैंने थियरी वाले पेजेस में लिखा है। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने लिखा है इज नॉट गिवन, सेपरेट ट्रांजैक्शन इज नॉट गिवन। अगर सेपरेट ट्रांजैक्शन नॉट गिवन हो चेक को डिपॉजिट करने की, तो हम डायरेक्टली बैंक अकाउंट ही डेबिट करेंगे। मतलब ये आंसर सिंपल है। तो 25,000 बैंक अकाउंट डेबिट, 75,000 मयंक अकाउंट डेबिट और 1 लाख सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब मैं आंसर लिखूंगा।
रूल्स पता होने चाहिए बेटा। 25,000 बैंक डेबिट, 75,000 मयंक डेबिट और 1 लाख रुपीज में सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, जितना पैसा चेक से मिल गया उतना बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा मिलना बाकी है उतना मयंक अकाउंट डेबिट, और जितने हमारे गुड्स चले गए उतना सेल्स अकाउंट क्रेडिट। सेल्स हमारे बिजनेस के लिए एक तरीके का इनकम है, तो सेल जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट ही होता है। तो 25,000 बैंक में जो मिल गए, 75,000 मयंक में जो नहीं मिले, और 1 लाख सेल्स में। नरेशन, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मयंक एंड रिसीव्ड पार्शियल पेमेंट। पार्शियल पेमेंट मतलब थोड़ा पैसा मिल गया और थोड़ा मिलना बाकी है। 25,000 मिल गया और 75,000 अभी हमको मिलना बाकी है। डन, अच्छी तरह से। थर्ड पॉइंट में लिखा है रिसीव्ड ₹975 फ्रॉम हरि कृष्णा इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹1,000। मतलब हरि कृष्णा से हमको 975 रुपीज रिसीव हुआ इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹1,000। पहली बात तो यहाँ पे अगर आप पहला शब्द देखो, तो पहला शब्द ही रिसीव्ड है। रिसीव्ड मतलब कैश कम्स इन, मतलब 975 रुपीज कैश अकाउंट डेबिट होगा। ओके, 25 रुपीज हमारा लॉस है, 25 रुपीज हमको नहीं मिले, वो हमारे लिए डिस्काउंट है, तो हम करेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और हरि कृष्णा इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो 975 रुपीज कैश कम्स इन डेबिट, 25 रुपीज डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस है या लॉस है, 25 रुपीज डेबिट, और 1,000 में हरि कृष्णा इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच होता है ना बेटा, मैं आपको ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल्स एक बार लिख के देता हूं, काम आएंगे आपको। ये भी थियरी वाले पेजेस में लिख देना रूल्स। जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच होता है अकाउंटेंसी का, ट्रेडिशनल अप्रोच में रूल्स क्या होते हैं? पहला नंबर होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स में रूल होते हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसके बाद सेकंड नंबर होता है रियल अकाउंट्स। ट्रेडिशनल अप्रोच की बात कर रहा हूं, ये बहुत काम आएगा आपको। रियल अकाउंट्स में रूल्स होते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तीसरा आता है एक नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स के रूल्स होते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स और प्रॉफिट्स। ये रूल्स एक बार अच्छी तरह से याद कर लो, थियरी वाले पेजेस में लिख लो। अभी नहीं, मेरा लेक्चर कंप्लीट होने दो, उसके बाद। इसको ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं। इससे भी आपका अकाउंटेंसी बहुत इजी हो जाएगा। जैसे अभी हरि कृष्णा वाला था ट्रांजेक्शन, तो हरि कृष्णा ने हमको पैसे दिए, तो हरि कृष्णा इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, तो हरि कृष्णा क्रेडिट हो जाएगा, ये क्रेडिट द गिवर। अब ये रूल्स जब मैं ये 6 लाइन सब बच्चों को बताता हूँ, तो पता नहीं क्यों बहुत सारे बच्चे इज लगा देते हैं। अब बेटा ये 6 के 6 रूल्स में कहीं पे इज है ही नहीं, मतलब एकदम बच्चे गलती करते हैं। डेबिट इज द, इज रिसीवर, इज क्रेडिट इज द, इज गिवर। ये क्या होता है? इज होता ही नहीं है। 6 के 6 रूल्स में कहीं पे मैंने इज लिखा ही नहीं है। बच्चे बार बार सब जगह पे इज लगाते रहते हैं। डेबिट इज, व्हाट इज, कम्स इज, इन इज, ये क्या होता है? इज कहीं पे है ही नहीं। प्लीज इज नहीं बोलना, रूल्स अच्छी तरह याद करना। आगे, अब हरि कृष्णा से थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन में हमको 975 रुपीज मिले, तो मैं लिखूंगा 975 रुपीज कैश कम्स इन। 25 रुपीज नहीं मिले, वो डिस्काउंट हमारा लॉस है, और 1000 में हरि कृष्णा इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो पहले अगर अमाउंट्स लिखोगे तो एंट्री और इजी हो जाएगी। पहले अमाउंट्स लिखा करो। तो 975 रुपीज में कैश कम्स इन, हमको पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट। 25 रुपीज हमको नहीं मिला, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और हरि कृष्णा इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। हरि कृष्णा अकाउंट क्रेडिट। तो बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम
हरि कृष्णा, डन। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरि कृष्णा, कंप्लीट। चलो फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन रुपी। बेटा 60 पैसा इन रुपी मतलब 60% ही होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 60 पैसा इन रुपी, ये 60% ही होता है। 60 पैसा इन रुपी या 60% एक ही बात होती है। तो रिसीव डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन रुपी फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ राजन। ऑफिशियल रिसीवर मतलब राजन का वकील, ऑफ राजन हु ओड अस रुपीज 1000। मतलब हमको राजन से 1000 रुपीज लेना था, उसने दे 600 रुपीज। 1000 का 60% 600 होता है। 600 रुपीज हमको मिला, वो कैश कम्स इन, और 400 रुपीज हमको नहीं मिला, वो बैड डेट्स। ठीक है, इसका भी वर्किंग नोट बना के देता हूँ। वर्किंग नोट की कोई जरूरत नहीं है, बट मैं अभी समझाऊंगा तो एग्जाम में आपकी जर्नल एंट्री इजी हो जाएगी। मैं अभी लिख देता हूँ जानबूझ के वर्किंग नोट। देखो ये ट्रांजैक्शन नंबर 4, क्या नाम था, मैं नाम भूल गया, राजन। राजन से टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमको 1000 रुपीज लेना था। हमको राजन से टोटल 1000 रुपीज लेना था। इसमें से 60 पैसा इन रुपी मतलब 60% हमको कैश मिल गया। 60% कैश मिल गया। 1000 का 60% होता है 600। ठीक है, मतलब 60% अमाउंट हमको मिल गई। अगर आपको 60% नहीं निकालने आता है तो 1000 का 60% हो गया कितना, 1000 का 60% हो गया 600। 600 रुपीज हमको मिल गया, तो बाकी 40% हमको नहीं मिला। अब 40% कितना होता है, 40% होगा 400। इतना पैसा नहीं मिला, जितना पैसा नहीं मिला उसको बोलते हैं बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। जितना पैसा मिल गया वो कैश अकाउंट डेबिट, जितना पैसा नहीं मिला वो बैड डेट अकाउंट डेबिट, और राजन हो जाएगा क्रेडिट। राजन क्रेडिट क्यों होगा, राजन क्रेडिट होगा बिकॉज राजन हमारा एक डेटर है। जब भी हम किसी डेटर का अकाउंट राइट ऑफ करते हैं तो डेटर क्रेडिट हो जाता है। राजन का अकाउंट हमने क्लोज कर दिया तो राजन हो जाएगा क्रेडिट। कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया हमारे पास। बैड डेट इज अ लॉस, लॉस हमेशा डेबिट होता है, तो कैश डेबिट, बैड डेट डेबिट, तो राजन हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, तो ये मैंने वर्किंग नोट भी बता दिया आपको। ₹600 मिले, 400 नहीं मिले, और 1000 राजन हो जाएगा क्रेडिट। तो जो पैसा मिला उसमें कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैड डेट हमारा लॉस है, सारे के सारे लॉसेस हमेशा डेबिट होते हैं, बैड डेट अकाउंट डेबिट, कैश डेबिट बैड डेट डेबिट टू राजन अकाउंट, कैश डेबिट बैड डेट डेबिट टू राजन, 600 400 1000 being कैश रिसीव्ड या पार्शियल पेमेंट लिखें, being partial payment received from Rajan and remaining amount and remaining शब्द समझना, remaining amount written off, बस being partial payment received from Rajan and remaining amount written off. written off मतलब bad debts, राइट ऑफ कर दिया मतलब हमने राजन का अकाउंट क्लोज कर दिया, माइनस कर दिया। 4 पॉइंट्स हो गए। फिफ्थ पॉइंट में लिखा है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ₹1500। ये मैं एक बार पहले बता चुका हूँ एडजस्टमेंट एंट्री में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिजनेस के लिए इनकम होता है और हम बिजनेस हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम बिजनेस हैं, ये हमारे लिए इनकम होती है। ये हम ओनर से लेते हैं 1500, ओनर से हम 1500 लेंगे तो 1500 हम कर देंगे क्रेडिट, ये हमारी इनकम होती है। 1500 हम क्रेडिट कर देंगे, इसको बोलेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये हमारे बिजनेस के लिए इनकम होती है, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं इनकम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारे बिजनेस के लिए इनकम होती है तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इतना याद करो पहले। हम किससे लेंगे ये पैसा,
ये पैसा हम लोग लेंगे ओनर से, तो ओनर से ये पैसा लेंगे तो ओनर का कैपिटल हो जाएगा डेबिट। आपको मालूम होना चाहिए कि कैपिटल का डेबिट साइड पे माइनस होता है। कैपिटल मतलब लायबिलिटी, तो ओनर का कैपिटल 1500 रुपीज कम हो जाएगा। तो कैपिटल मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटीज का डेबिट साइड पे माइनस होता है, लायबिलिटीज का डेबिट साइड पे माइनस होता है। तो हम ओनर से पैसा लेंगे, कैपिटल हो जाएगा ओनर का माइनस मतलब डेबिट। मैं ब्रैकेट लिख के देता हूं सारे, ये ब्रैकेट्स एग्जाम में नहीं लिखना। कैपिटल डिक्रीजेस, ओनर का कैपिटल कम हो जाएगा, ओनर का जो कैपिटल है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज। जब भी कैपिटल कम होता है तो वो डेबिट होता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये हमारे बिजनेस के लिए इनकम है। ये मैंने एडजस्टमेंट एंट्रीज वाले क्वेश्चन में ये टॉपिक कराया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नरेशन लिखूंगा, बीइंग शब्द सुनना अच्छी तरह, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स शब्द सुनना, चार्ज्ड, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज्ड फ्रॉम ओनर, मतलब हमने ओनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का पैसा लिया, तो ओनर का कैपिटल हो गया माइनस और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारे बिजनेस के लिए इनकम है, तो वो हो गया क्रेडिट। चलो 5 पॉइंट्स हो गए। 6th नंबर ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू अनिल costing rupees 40,000 for cash at a profit of 25% on cost less 20% trade discount। पहली बात तो यहाँ पे ऑन कैश लिखा हुआ है, अगर ऑन कैश लिखा हुआ है तो अनिल के नाम की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑन कैश लिखा हुआ है मतलब कैश ट्रांजेक्शन, तो उसमें अनिल, कैश ट्रांजेक्शन में अनिल का नाम या किसी का भी नाम आता ही नहीं है। हमने गुड्स बेचे तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। कैश पे बेचे तो कैश हमारे पास आया, तो कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। जर्नल एंट्री तो बहुत इजी है। हाँ, अमाउंट सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, बट जर्नल एंट्री डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा वो बहुत इजी है। कैश अकाउंट होगा डेबिट और सेल्स अकाउंट होगा क्रेडिट। अनिल का नाम कहीं पे भी नहीं आएगा क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन है। तो मैं पहले जर्नल एंट्री लिखता हूं। पॉइंट नंबर 6, यहां पे मैं लिखूंगा 6th पॉइंट, कैश अकाउंट, अमाउंट मैं बाद में बताऊंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश हमारे पास आया, कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, और सेल्स हमारी इनकम है तो सेल्स हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, नरेशन भी मैंने बता दिया। अब बाकी बचा अमाउंट। अमाउंट समझाने में मेरे को 2 मिनट लगेंगे। ये लेक्चर 1 मिनट में एंड हो जाएगा अपने आप, तो अगर ये वीडियो लेक्चर एंड भी हो जाए तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ज्वाइन करना, मैं उसमें समझाऊंगा कि सेल्स की अमाउंट कैसे आएगी। अभी भी मेरे पास 1 मिनट है, देखते हैं कितना होता है, देखते रहना। अब यहाँ पे लिखा है 40,000 रुपीज, ये 40,000 यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्टिंग, मतलब हमारी कॉस्ट प्राइस है 40,000। फिर 25% प्रॉफिट जो ऐड करना है वो ऑन कॉस्ट ही है, तो रुपीज जो अमाउंट दिया हुआ है 40,000 वो भी कॉस्ट है और जो प्रॉफिट है वो भी ऑन कॉस्ट है। मतलब इजी है क्योंकि अमाउंट भी कॉस्ट की दी हुई है, परसेंटेज भी कॉस्ट का दिया हुआ है, तो कैलकुलेशन यहां तक इजी होगी। फिर 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, सुनते रहना, शायद ये वीडियो लेक्चर एंड हो जाए। 40,000 कॉस्ट प्राइस है और 25% प्रॉफिट है ऑन कॉस्ट, ये रहा, सुनते रहो। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा हमारी कॉस्ट प्राइस, हमारी कॉस्ट प्राइस है 40,000, कॉस्ट प्राइस 40,000। फिर क्वेश्चन में बोला था 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, 25% प्रॉफिट